सनसनी, खुलासा, बड़ी खबर। आरोपी गिरफ्तार। क्या क्राइम को रिपोर्टिंग के नज़रिए से बस ऐसे ही देख सकते हैं? पहले तो ये म्यूजिक चेंज करो यार। मुझे लगता है कि हमें हमारे सवाल भी बदलने चाहिए और क्राइम रिपोर्टिंग का लेंस भी। आरोपी, पीड़ित और अपराध, सिर्फ ये 3 पहलू थोड़ी हैं। इस पूरे अपराध की जड़ तक पहुंच के उसको एक कहानी का आकार देने वाली भी कोई है, जिसकी दुविधाएं और रणनीतियां अक्सर कहानी के पीछे ही छुपी रह जाती हैं। निरंतर रेडियो पर द थर्ड आई प्रस्तुत करती है एफ रेटेड इंटरव्यूज, जिसके पहले सीजन में मिलते हैं महिला क्राइम रिपोर्टर से, जो हमें लेके जाएंगी सनसनी और ब्रेकिंग न्यूज के पीछे के रोजमर्रा में। यहाँ पत्रकारिता में माहिर होना तो जरूरी है ही, पर जासूस भी बनना पड़ता है। मैं माधुरी और मैं जूही मिलकर ये सवाल कर रहे हैं कि क्या अपराध को नारीवादी नजरिए से देखा जा सकता है, और रिपोर्टिंग से इसकी क्या छवि हमारे दिमाग में बनती है। ये इंटरव्यू शो उन तमाम जगहों पर एफ रेट माने फेमिनिस्ट सोच को टटोलने की एक कोशिश है, और हमारा एक ही तरीका है, हम तो सवाल पूछेंगे। चलिए मिलते हैं हमारी इस सीरीज के फिनाले एपिसोड में सुनीता प्रजापति से। देख रहे हैं हम कि पत्रकारों के साथ बहुत हिंसाएं हुई हैं, पर उस डर की वजह से, अगर मैं उस डर की वजह से इस केस को ना उठाऊं तो वो भी एक अपराध ही है ना। फिर मेरा काम क्या है? अगर किसी की दबी आवाज को मैं नहीं निकाल पा रही हूँ तो फिर मैं पत्रकार क्यों हूँ? वो भी एक तरह का, एक अलग तरह का अपराध है। मैं खुद अपने साथ अपराध कर रही हूँ। सुनीता प्रजापति महोबा जिले में रहने वाली एक पत्रकार हैं, जिन्होंने 2012 में खबर लहरिया के साथ काम करना शुरू किया। उन्होंने 2020 तक सीनियर रिपोर्टर के पद पे पत्रकारिता की और 2021 से वो चंबल मीडिया के ट्रेनिंग वर्टिकल चंबल एकेडमी में ऑपरेशंस मैनेजर के रूप में युवा लड़कियों को ट्रेन करती हैं और उन्हें पत्रकारिता में लाने की कोशिश करती हैं। इस एफ रेटेड इंटरव्यू में सुनीता अपनी रणनीतियों और समझौतों को खोलती हैं, जिनको बनते बनाते उन्होंने पत्रकारिता के क्षेत्र में और कई ग्रामीण लड़कियों के दिलों में अपनी जगह बनाई है। तो सुनीता, शुरू करते हैं। हमने आपसे जब पहले बातचीत करी थी और हमने आपको पूछा था कि आपकी फील्ड पर क्राइम की क्या समझ बनी है, तो आपने बहुत इंटरेस्टिंग लाइन कही थी। आपने कहा कि मैं तो बचपन से जहाँ रह रही हूँ, बचपन से जो मैंने देखा है, मेरी समझ तो वहाँ से इन्फॉर्म होती है और केवल मेरे काम से नहीं। तो ये चीज़ जो आपने हमको बताई थी, कि आप इसको हमारे ऑडियंस के लिए खोल सकते हैं। जरूर से। जैसे हम क्राइम की अगर बात करें तो, क्योंकि बेसिकली क्राइम हमें नहीं पता होता जब आप छोटे में होते हो या बहुत इंटीरियर इलाके में होते हो, तो नहीं पता होता कि क्राइम है क्या। जब कोई बड़ा हादसा हो जाता है, बड़ा मर्डर या उस टाइप की चीज़ों को लोग बोलते हैं क्राइम है। तो जहाँ जिस एरिया में मैं रह रही थी वहाँ पर बहुत माइनिंग का काम होता है, लीगल भी होता है, अनलीगल भी होता था उस टाइम। अभी तो वो मंडी ख़त्म हो रही है, बट उस टाइम बहुत। और जहाँ पर मेरे मम्मी पापा भी काम करते थे और मैं भी काम करती थी उस मम्मी पापा के साथ में, तो मैं देखा करती थी कि अक्सर क्या होता है ना कि पहाड़ में जाते जाते ट्रैक्टर कभी पलट जाता है, क्योंकि वो बहुत गहरे होते हैं पहाड़। ट्रैक्टर में बहुत सारे पत्थर होता है और ओवरलोड की वजह से कई बार वो ट्रैक्टर अपना डिसबैलेंस खो देता है, तो ट्रैक्टर ऊंची पहाड़ी से या रास्ते से नीचे गिर जाता है, तो जो ड्राइवर होता है उसकी डेथ हो जाती है, या कोई जो नीचे है वो उसके नीचे आ गया तो उसकी डेथ हो जाए। तो इसको क्या होता था कि जब ऐसी घटनाएं घटती थी तो उसको हम देखते थे, और क्या होता था कि लोग वापस अपने घर आ जाते थे, उसमें कुछ होता नहीं था। जब ऐसे केसेस होते तो जो मालिक होते हैं या मुनीम होते हैं, तो जो लेबर होती है उनको भगा देती थी, और जो उस बॉडी है उसको हॉस्पिटल में जाकर के रख देती थी, और उसको कुछ नहीं होता था। 1-2 दिन या 1 हफ्ते तक पहाड़ बंद होता था, उसके बाद फिर से वैसे का वैसा काम होने लगा था। तो उसमें जब हम लोग आपस में बात करते थे, क्योंकि हमारे आसपास के कई लोगों की ऐसी डेथ हुई थी, जिसमें ये हुआ था कि जब पंचनामा होता है, जो पोस्टमार्टम होता है, तो उसमें एक समझौता बहुत होता है। तो समझौते में क्या करते हैं कि पुलिस, मालिक, पहाड़ मालिक और जो पीड़ित परिवार है, उनके साथ एक एग्रीमेंट तय किया जाता है। और ये जो उस एरिया के जो बड़े लोग होते हैं, जो थोड़ी से नेता टाइप के होते हैं, पॉलिटिकल लीडर होते हैं, उस टाइप के लोग इस बीच में आकर के समझौता करवाते हैं, ताकि उसमें कोई केस फाइल ना हो। और उसमें ये बोला जाता है कि आप केस फाइल करोगे तो क्या होगा, क्योंकि वो बड़े लोग हैं, आपकी सुनेगी नहीं। पुलिस भी यही समझाती है कि इसमें कुछ है नहीं है, आप कैसे प्रूफ करोगे कि वहाँ पर पहाड़ में डेथ हुई है। तो इस टाइप से क्या होता है कि वो
उसमें राजीनामा हो जाता है, और उसमें जब पंचनामा भरा जाता है उसमें बहुत बेसिक लाइन लिखी जाती है कि जा रहा था, रास्ते में फिसल गया, गिर गया, या पहाड़ में लैट्रिन के लिए गया, पैर फिसल गया, गिर गया, इस टाइप के उस पंचनामे में भरा जाता, ताकि कभी पुलिस अगर रिकॉर्ड खोलकर कोई देखे तो ये ना हो कि पहाड़ में इस तरह के केस होते हैं। तो ये जब हम देख रहे, तो हमारे लिए, जब मैं फील्ड में आई तो जब भी मैं क्राइम देखती थी बहुत नॉर्मल होता था कि अच्छा हो गया, अच्छा ठीक है। दूसरा ये भी कि क्राइम में इसलिए भी मेरा इंटरेस्ट बढ़ा क्योंकि क्राइम महिलाओं का क्षेत्र नहीं माना जाता है, क्योंकि क्राइम में बहुत खून, बहुत बहुत डिफरेंट टाइप की चीज़ें होती हैं, बहुत बुरी तरह से लोगों को मार दिया जाता है, बहुत बुरी तरह से एक्सीडेंट होते हैं, जो मैंने देखा है। तो बहुत डिफरेंट चीज़ें होती हैं। तो महिलाओं को, क्योंकि लोग कमज़ोर दिल का समझते हैं, तो लोग नहीं मानते हैं कि महिलाएं इस क्षेत्र की होती हैं। तो मैं जब फील्ड में थी, जब केएल में मैं काम कर रही एज ए रिपोर्टर थी, तो शुरू का टाइम था 2012-13 की बात है कि जैसे ही मैं फील्ड में गई थी तो मुझे एक केस मिला था कि एक महिला जली हुई है और हॉस्पिटल में एडमिट है, उसके फैमिली वाले उसको लेके आए हैं। तो जैसे इमरजेंसी वार्ड में थे, जैसे मैं अंदर गई कि क्या हुआ, तो वो बहुत भयंकर सी जली थी। मुझे देख के अजीब सा लगा कि ये क्या है, और मैं ऐसे अजीब से, मतलब डर धक धक की वजह से मैं वापस आ गई कि ये क्या है। उस टाइम पर मुझे एक रिपोर्टर था मेरे पीछे, और वो पुरुष था, और उसने इस तरह से मुझे जोर से चोट, क्या बोलेंगे उसको, कि उस तरह से उसने मुझे धक्का दिया कि आपको रिपोर्टर किसने बना दिया, क्योंकि रिपोर्टर का काम ही यही होता है। जब उसने मुझे इस तरह से बोला तो मैं थोड़ी देर बाहर बैठी थी, और मुझे भी लगा कि क्या ये सच है कि अगर क्राइम नहीं रिपोर्ट किया तो क्या मैं एक अच्छी रिपोर्टर नहीं हूँ? क्या अगर मैंने ऐसी चीज़ों को नहीं देखा, ऐसी चीज़ों को नहीं कवर किया, तो क्या सच में मैं, मुझसे कुछ छूट रहा है, सच में मैं क्या कुछ मिस कर रही हूँ, क्या यही एक असली चीज़ होती है? तो मैंने उसको बहुत गहराई से, वो मुझे चोट लगी उस बात को, और फिर मैंने वहाँ से बहुत करीब से उस क्राइम को देखना शुरू किया कि ये है क्या, ये होते कैसा है, ये क्यों हो रहा है हमारे बीच में, और ऐसी चीज़ें क्यों निकल के आ रही हैं, उसका रीज़न क्या है। तब जाके मुझे, तब ये मैंने क्राइम का एक जो बाकी चीज़ें थी वो मैंने पीछे छोड़ी, और इस पर मैंने एक अगला कदम रखा। और जब मैं इस कदम में, मैं इस क्षेत्र में आई, तो मैंने क्राइम को बहुत छोटी सी घटना को लेकर के बहुत बड़ी घटनाओं को मैंने कवर किया है। छोटे से केस को देख करके मैंने बहुत बड़े बड़े ऐसे मैंने केसेस देखे जहाँ पर एक्सीडेंट हो गया है, लोगों का जो मांस है वो छोटे छोटे चित्रों में फैल गया, और मैं उसको कवर कर रही हूँ। मैंने ऐसे भी देखा है कि लोग फांसी में लटकी हुई हैं महिलाएं, मैंने उनको, तो जब मैं इन सब चीज़ों को देख रही थी तो मुझे, क्योंकि बहुत नॉर्मल होता है कि वो मर गई, या वो एक्सीडेंट में उसकी मौत हो गई, या उसके साथ छेड़खानी हो गई, या उसके साथ रेप हो गया, पर जो भी होता है हमारे क्षेत्र में, उसमें कहीं ना कहीं वो महिला ही दोषी बनाई जाती है। जब भी आप देखोगे कि अगर महिलाओं के साथ कुछ हिंसा हुई है, तो उसमें अगर आप किसी से भी पूछोगे, कहीं पर भी आप चर्चा करोगे, तो लोग बोलेंगे कि ये महिला बदचलन थी, इसलिए उसके साथ उसने छेड़खानी की है, या इसलिए उसके साथ रेप हुआ है। अगर ये महिला ऐसी नहीं होती तो किसी की औकात नहीं है कि वो उसको छू ले, बट ऐसा नहीं है। हमने उसको फील किया है। आप रास्ते में आप जा रहे हो, आपको लोग टच करके निकल जाएंगे, आपकी क्या गलती है, आपकी उसमें क्या है, क्या आप कर सकते हो? अगर आप भीड़ में हो, पीछे से आपको कोई टच कर रहा है या आपको नोच रहा है, आप उस भीड़ को कैसे पहचानोगे कि किसने किया है? बट जब आप उस खबर को किसी और को बताओगे कि मेरे साथ उस जगह में ऐसे एक घटना घटी है, तो लोग तो आपको ही बोलेंगे। इतने सारे लोग थे, आप चिल्ला नहीं सकती हो, इतनी सारी भीड़ थी, आप किसी को बोल देते तो पकड़ के पिटाई होती। पर ये नॉर्मल नहीं है, क्योंकि उस भीड़ में हम अकेले हैं, कौन मानेगा हमारी बात? जब आप परिवार वाले नहीं सुन रहे हो, मोहल्ला के लोग नहीं सुन रहे हैं कि हाँ मेरे साथ ये घटना घटी, मेरी कोई गलती नहीं है, तो उस भीड़ में कौन सुनेगा कि आपकी गलती नहीं है? सुनीता, आपने एक तरीके से अपराध को एक बहुत निजी तरीके से भी बताया कि जो शायद हमारे आसपास ही है, बिल्कुल हमारे आसपास है। हमें हमेशा ऐसा लगता है क्राइम, अपराध, ये शब्द हमसे शायद बहुत दूर कहीं हो रहा होगा, किसी और घर में हो रहा होगा, किसी और मोहल्ले में हो रहा होगा, बट सच में वो हमारे आसपास, हमारे साथ ही चल रहा है। और पर वो जब पत्रकारिता या किसी आप न्यूज़ में देखते हो, ऐसे देखते हो, तो एक सनसनी की भाषा भी आ जाती है, क्योंकि सनसनी भी एक अपराध का ये भी उसकी एक तस्वीर है।
तो इन दोनों में से एक तो ये सवाल था कि सनसनी भी है और शायद रोज़मर्रा भी है, तो इन दोनों के बीच में शायद वो पत्रकार है और काम यहाँ हो रहा है। तो आप अपने काम को थोड़ा खोलोगे कि कोई घटना होती है, आप वहाँ तक कैसे पहुँचते हो, आप करते क्या हो, ये सब आपने बताया पूरा सीन कि आपसे दूसरे पुरुष पत्रकार ऐसे बात कर रहे हैं, आपको हॉस्पिटल जाना है, पंचनामा के टाइम ये हो रहा है, इसमें आप कहाँ हो, आपका रोल क्या है, आप क्या बोल रहे हो, आप क्या कर रहे हो, आप कब चुप रह रहे हो? सो बेसिकली ये बहुत ज़रूरी है उस चीज़ को समझना कि जब आप क्राइम के क्षेत्र में पहुंच रहे हो, जब आप उस घटना, सबसे पहले ज़रूरी होता है कि किसी भी क्राइम को समझने या किसी भी केस को उभारने के लिए आपका वहाँ मौजूद होना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि कई वर्ड ऐसे होते हैं जो आप लोग नहीं आपको बोल पाएंगे, आप सिर्फ उनको देख सकते हो, आप सिर्फ उनको महसूस कर सकते हो। तो जब भी ये चीज़ें होती हैं, जैसे मैं पंचनामा की अगर बात करूं, तो वहाँ पर लोग मुझे कोई बताता नहीं है कि क्या हमने लिखा है, क्योंकि जब ये केस होते हैं और हमने बहुत ऐसे कोशिश की है कि उस केस के बाद हम उस फैमिली का इंटरव्यू करें कि उन्होंने क्यों नहीं केस फाइल किया है, लोग नहीं बताते हैं क्योंकि वो राजीनामा। तो ये तब पता चलता है जब आप वहाँ पर मौजूद होते हो, आप वहाँ पर देख रहे हो कि उसमें क्या लिखा जा रहा है, क्योंकि आप उस पुलिस से भी आप पूछोगे तो वो नहीं बताएगा, क्योंकि वो ये बोलेगा कि फैमिली तो ये बोल रही है। तो जब आप घटना स्थल में थे, आपने वहाँ की चीज़ें सुनी, वहाँ देखी, आप फिर पंचनामा पोस्टमार्टम की जगह पर हो, आप वहाँ पर देख रहे हो कि पुलिस किस तरह से काम कर रही है। जब आप दोनों का देख करके खुद से एनालाइज करते हो, खुद से सोचते हो, तो वो बीच में फ़र्क समझ में आता है कि वो है क्या, रियल की चीज़ें क्या है, कहाँ पर कौन सी चीज़ मिस हो रही है। सो ये बहुत ज़रूरी होता है किसी भी केस को, किसी भी चीज़ को, किसी भी क्राइम को समझने के लिए आप वहाँ पर मौजूद हों। आप उस चीज़ को, जब भी कुछ हो रहा हो, जब भी दो चीज़ें होती, एक बार ये होता है कि बहुत, जब कोई गुस्से में होता है तो बहुत कुछ बोल देता है कि हाँ मेरे साथ ये हुआ, मेरे साथ ये हुआ, या मेरी बेटी को मार दिया, जो भी वगैरह वगैरह। एक ऐसी जगह होती है जहाँ पर सिर्फ आप खामोश रहकर ही समझ सकते हो। अगर एक माँ अपनी बेटी का दर्द रो रही है, आप उसको वर्ड में बयां नहीं कर सकते, आप सिर्फ उसको सुन के, उस सीन को देख के ही आप महसूस कर सकते हो कि उसके ऊपर क्या बीत रही है, वो किस किस दर्द से गुजर रही है। तो ये दोनों चीज़ें बहुत डिफरेंट है और दोनों को समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब तक आप उसको नहीं समझोगे, आपको कभी नहीं वो दिखेगा कि वो दर्द है क्या। तो ऐसी चीज़ों को लोग बहुत सनसनी बनाते हैं, मैं समझ रही हूँ, ऑब्वियसली हम देखते भी हैं, बट ये नहीं है। और ये ऐसे भी होता है क्योंकि लोग आजकल टीआरपी भी चाहते हैं। बहुत सारे लोग होते हैं कि ऐसी चीज़ों को उन्हें पसंद भी है, ऐसी चीज़ें वो पढ़ती हैं, क्योंकि लोग हमेशा से महिलाओं का मजाक बनाते आए हैं, तो वो एक मजाक के नज़रिए से भी लोग लिखते हैं, देखते हैं, पढ़ते हैं। सुनीता, आपने पहले एक बात कही थी जहाँ पे आप एक एक्सीडेंट में क्राइम की बात कर रहे हैं, जहाँ पे आप ये भी जोड़ रहे हैं कि ये तो मैं बहुत पहले से देखती थी और फिर जब मैं इस फील्ड में आई तो मेरी ये समझ बनी। आप हमको ये थोड़ी जर्नी बताएंगे कि जब आप पहले देखते थे तो उसमें क्या फ़र्क था, फील्ड पे आके जब आप इस एक्सीडेंट को खास करके देखने लगे तो इसमें आपको क्या फ़र्क दिखा? वो एक्सीडेंट चाहे माइनिंग साइट पे हो या वो चाहे पत्थर खदान में हो, एग्रीकल्चरल लैंड में, फील्ड में, कहीं पे भी। जब मैं छोटी थी तो जब ऐसे केसेज होते थे तो बहुत नॉर्मल चीज़ होती थी कि हाँ ठीक है, उसकी डेथ हो गई है, हाँ ठीक है वो पहाड़ में गिर गया है, या उसका एक्सीडेंट हो गया है। वो बहुत ऐसे था कि ठीक है हो गया, मतलब वो होता है ना कि कॉमन चीज़, कि पानी फैल गया तो फैल गया, क्या कर सकते हो, पानी ही तो है, अब वो तो गिरेगा ही, आज नहीं तो कल तो उसे फैलना ही है या ख़त्म होना ही है पानी को। तो उस टाइप से हम लोग देखा करते थे, और ऐसी चीज़ों में बहुत परिवार वाले उसके क्लोज भी नहीं जाने दे रहे हैं, वो बात भी नहीं हो रही है घर पे, वो चीज़ें समझ में भी नहीं आ रहा है। एक हफ्ते बाद फिर से वो कॉमन वही पहाड़ चलने लगा, उसी जगह लोग काम करने जाने लगे, सब कुछ कॉमन हो गया, कोई पता ही नहीं है कि कुछ हुआ भी है यहाँ पर। बट जब मैं फील्ड में आई और जब मैंने देखा कि ये सब चीज़ें हो रही हैं, और फिर मैंने, क्योंकि हमारे एरिया में जब ऐसे माइनिंग पर हो या बाकी दहेज जैसी केसेज हों, या जब ऐसे एक्सीडेंट मेरे सामने आते थे या मर्डर जैसे केसेज हों, तो मैं देखती थी कि पहाड़ में जो केस हुआ, आपने राजीनामा कर दिया, आपने सब कुछ समझौता, कुछ नहीं बचा, सब कुछ फाइनल हो गया, पुलिस की रिपोर्ट लग गई, बच्चा जो भी है फैमिली नॉर्मल हो गई क्योंकि उनका एक समझौता हो गया। बट उसके बाद जो परिवार की स्थिति होती है वो बहुत बुरी होती है, क्योंकि उस परिवार का जो कमाने वाला सदस्य है वो चला गया है। अब वो परिवार कैसे चलेगा?
क्योंकि कमाने वाला सदस्य माँ बाप का बहुत बड़ा सहारा होता है, और अगर वो नहीं है तो आप अगर 1 लाख 2 लाख 5 लाख रुपए में अगर आप उसका पंचनामा करवा रहे हो तो वो तो ठीक है कि हाँ ठीक है आपने ये दे दिया, बट उस जगह आप किसी और को भी उस मौत के मुंह में बुला रहे हो, क्योंकि वो चीज़ें नहीं सुधर रही हैं, वो सेफ्टी चीज़ें नहीं मिल रही हैं माइनिंग के लिए। अगर आप माइनिंग में काम करवा रहे हैं तो लोगों को सेफ्टी बेल्ट नहीं होता है, कैप नहीं होती है, तो किसी तरह की कोई सुरक्षा नहीं है। आज आज इसके साथ हुआ है, कल किसी और के साथ भी होगा और होता है। तो वो बहुत बहुत चीज़ों को बहुत बारीकियों से देखने पर पता चलता है। आप ऊपर ऊपर देखते हो तो बहुत कॉमन होता है, बट जब आप अंदर से देखते हो, एक अपने अपने आप को महसूस करके देखते हो, तब वो पता चलता है कि ये है क्या और वो सिस्टम जो पूरा है वो किस तरह से है। क्योंकि जिसके पास पैसा है उसको तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपके लिए तो कॉमन है, उसका बेटा गया है, ठीक है आपने पैसा दे दिया, पुलिस ने पंचनामा भर के भेज, बट वो फैमिली अब कैसे इतने साल गुजारेगी, कौन उसका सहारा होगा। जैसे मैं एक केस बताती हूँ कि लोकल का ही था, एक महिला थी, उसके 2-3 बच्चे थे और उसका पति पहाड़ में काम करने जाता था, और वो महिला घर में थी, और वो क्या हुआ, उसका पति पहाड़ में रस्सा बांध के और वो पहाड़ में पत्थर गिराने का काम कर रहा था, तो जो छोटा छोटा चीप होता है ताकि किसी के ऊपर लग ना जाए, तो वो ऐसे कर रहा था और उसका रस्सा टूट गया, रस्सी टूट गई और वो नीचे गिर गया और उसकी डेथ हो गई। पहाड़ मालिक ने क्या किया कि उस बॉडी को लेकर के हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट ले गए इलाज के लिए, और फैमिली को नहीं बताया। फिर बाद में थोड़ी देर बाद दोपहर या शाम को पता चलता है कि उसका पति को चोट लग गई, पत्थर लग गया और वो हॉस्पिटल में भर्ती है, आप आ जाओ। महिला गई, महिला को उस बॉडी को देखने नहीं मिला। उसने बोला कि कोई नहीं, हम दूसरी जगह लेके जा रहे हैं। दूसरी जगह गए, फिर कुछ नहीं, और फिर फाइनली उसको सुबह पता चला कि उसके पति की मौत हो गई और वो मोर्चरी में रखा है। अब क्योंकि ये पंचनामा का टाइम है, तो पंचनामा में उसने कुछ उनके बच्चों के लिए कुछ 2-2 या 1.5 लाख रुपए कुछ बोला कि हम इतना देंगे। तो उसने बोला कि ये आप देंगे तो ये तो शादी के लिए है, ये तो बच्चों की शादी के लिए हो जाएगा क्योंकि कोई नहीं है कमाने वाला, बट इतनी जो उम्र है बच्चों की या मेरी, वो कैसे गुजरेगी, क्योंकि कमाने वाला तो है नहीं है। आपने तो फिक्स रेट बता दिया कि आप इतना मुझे दोगे, बट जो बच्चों की पढ़ाई, बच्चों के खाना, कपड़ा, उनके चीज़ ज़रूरत की, वो कहाँ से मिलाऊंगे, कमाने वाला तो कोई नहीं है। तो उसने बोला कि क्योंकि वो एक पॉलिटिकल लीडर था, अभी भी है, उसने बोला कि ये सारी चीज़ें मैं आपको हर महीने खाने का राशन और कुछ खर्च के लिए पैसे दे दिया करूँगा। उसने बोला ठीक है, क्योंकि 4 लोग हैं, बड़े लोग हैं, उसने बोला ठीक है, अगर इतना मुझे मिल रहा है तो कोई बात नहीं, क्योंकि जो होना है वो तो हो ही गया। उसके बाद जैसे ही सब कुछ कंप्लीट हुआ, पोस्टमार्टम और जब बॉडी वॉडी सब समाप्त हो गई, 1 महीने बाद जब वो महिला उसके घर गई लेने के लिए, उसने मना कर दिया। उसने बोला कि आपको दे तो दिया था, अब क्यों दूं मैं, मेरे पास नहीं है और मैं ज़िंदगी भर तुम लोगों का थोड़ी खर्च उठाऊंगा। उसने मना कर दिया। और जब वो पुलिस के पास गई, पुलिस ने बोला कि अभी तक आप क्यों नहीं आए हैं, अभी तक आप कहाँ सो रहे थे, 1 महीने बाद आपको पता चल रहा है कि आपके पति की मौत हो गई। अब आप बताइए, जो पत्नी अपने पति के गम में डूबी हो, वो FIR करवाने जाएगी या वो अपने आप को संभालेगी, अपने बच्चों को संभालेगी। और जब आपको ज़रूरत थी तब तो सबने मिलकर कोई उसके ऊपर प्रेशर करके आपने साइन करवा लिए, अब उसको ज़रूरत है तो सब ऐसे बोल रहे हैं। तो इस टाइप का होता है। आई थिंक मैंने भी एक्सीडेंट वर्ड को इस तरीके से नहीं समझा था जिस तरीके से आपने उसको खोला, क्योंकि हमें भी यही लगता है कि इसका आप ब्लेम किस पे डालेंगे, पर क्योंकि आप एक रिपोर्टर हैं तो आप वहाँ पे जाके एक छोटी छोटी परतों को खोल रही हैं। एंड आई थिंक एक शब्द जो आपने कहा, सुरक्षा, जो हमारे पिछले एपिसोड में भी जब हमने सफ़ीना से बात कही तो वो कह रही थी कि किसी को सुरक्षित जगह ना मिलना वो भी तो क्राइम की भाषा है, पर क्या उसको हम क्राइम के ढांचे में देखते हैं। और उन्होंने एक लाइन कही थी कि एज पत्रकार क्या मैं सुरक्षित हूँ, मुझे ये भी ध्यान देना पड़ता है। तो मैं ये भी जानना चाह रही थी सुनीता कि आप जब ऐसे केसेस रिपोर्ट करती हैं जहाँ पे एक पॉलिटिकल लीडर इन्वॉल्व है, जहाँ पे हमें पता है कि यहाँ पे कोई पकड़ा नहीं जाएगा इस क्राइम के अंदर, तो आप कितनी सुरक्षित या असुरक्षित हैं? तो क्योंकि ये बहुत कॉमन है हमारे एरिया में ऐसे केस होना, या
ऐसी चीज़ें होना, क्योंकि जो लोग जिनकी वजह से ये सब चीज़ें हो रहा है वो हमारे मोहल्ले के ही रहने वाले हैं, आस पड़ोस के रहने वाले हैं। ऐसे लोग हैं जिनसे हम हर रोज़ मिल रहे हैं, सुबह शाम मिल रहे हैं, या लोग हमारी फैमिली को जान रहे हैं। तो बहुत बारी तो हमने ऐसे किया है कि जो अगर मेरे एरिया का कुछ केस है तो कोई और रिपोर्टर आकर के उसको कवर करे, बट बहुत बारी ऐसे हुआ कि मैंने खुद जाके रिपोर्ट किया, क्योंकि मुझे लग रहा था कि मैं कब तक इन चीज़ों से पीछे भागूंगी। मैं एक पत्रकार बन गई हूँ, लोगों को पता है कि मैं पत्रकार हूँ, खबर कोई करे नाम तो मेरा आएगा, क्योंकि उस चैनल में मैं भी हूँ। ऐसा तो नहीं है कि मैं उस चैनल से डिफरेंट हूँ। अगर आप एनडीटीवी की बात करें या खबर लहर, किसी भी चैनल की बात करें, और अगर उस जिले में 2 रिपोर्टर हैं या 4 रिपोर्टर, कितने भी, तो बाहर से आकर कितने भी लोग कवर कर लें, नाम तो उसका होगा कि इसने बताया होगा, इसने ही खबर पहुंचाई होगी, नहीं उन्हें कैसे पता। तो जब ये चीज़ें होती हैं तो मैंने बहुत ऐसे महसूस किया कि कब तक हम भागेंगे। और बहुत बार ऐसे हुआ भी है कि जब हमने खबर की है तो लोग हमारे घर पहुंच गए हैं, हमारे पापा को बोला है, हमसे खुद में बोला, जब हम उनसे सवाल जवाब कर रहे हैं तो लोग हमसे ही बोल रहे हैं कि अरे बिटिया हम जानते हैं, आप तो हमारे मोहल्ले की बिटिया हो, हम आपके पापा को जानते हैं, आप हमसे क्यों ऐसे बात कर रहे हो, आप तो मेरी बेटी समान हो। लोग ऐसे हमसे बात करते हैं, लोगों ने ऐसे बोला है, पर जो हमारा काम है उस चीज़ को दिखाना, वो हम कैसे छोड़ दें। और एक टाइम मेरे पास ये मेरे अंदर जुनून भी था उस चीज़ को निकालने के लिए। तो ऐसा कभी कभी डर तो होता था, बट एक हौसला था कि होगा तो क्या होगा, कितना होगा, क्योंकि देख रहे हैं हम कि पत्रकारों के साथ बहुत हिंसाएं हुई हैं, पर उस डर की वजह से, अगर मैं उस डर की वजह से इस केस को ना उठाऊं तो वो भी एक अपराध ही है ना। फिर मेरा काम क्या है? अगर किसी की दबी आवाज़ को मैं नहीं निकाल पा रही हूँ तो फिर मैं पत्रकार क्यों हूँ? वो भी एक तरह का, एक अलग तरह का अपराध है। मैं खुद अपने साथ अपराध कर रही हूँ, फिर तो मुझे इस फैशन में ही नहीं आना चाहिए। तो वो भी मेरे अंदर वो जुनून बहुत था, किसी से बहस करना, किसी से इस तरह से चर्चाओं में रहना। मुझे बहुत शौक था कि लोग मेरे बारे में जाने, मैं सबको लोग मुझे बहुत उससे देखे कि हाँ मैं कैसी हूँ, क्या करती हूँ, दबती नहीं हूँ। उस टाइप का मेरे अंदर बहुत जुनून था, बहुत वो था कि किसी को भी बोल देना, किसी को भी कुछ भी सुना देना कि गलत है तो गलत है। तो ये था मेरे साथ। और सुनीता, रणनीतियाँ क्या है फिर? तो आपने कहा पत्रकार का काम है जाना, क्योंकि आपने एक तरीके से पलटा भी। आपको उस दिन जो पुरुष पत्रकार ने कहा था कि ये तो पत्रकार का काम होता है, आपको किसने बनाया, आपने उसको पलटा भी। पत्रकार का काम ये नहीं होता है कि वो बिना डर के जाके वो बॉडी देखें और लिखें उस पर। पत्रकार का काम ये है कि दबी हुई आवाज़ को उठाना और मौजूद होना, मौजूदगी। पर मौजूद होने के साथ साथ रणनीतियाँ कौन सी हैं? तो अगर आप कोई ग्रामीण स्टोरियाँ कर रहे हैं, मैं बेसिकली छोटी सी उदाहरण देती हूँ कि अगर आपने किसी कॉलोनी वाली स्टोरी की और परिवार बता रहा है कि प्रधान ने मुझसे पैसे लिए हैं, जब आप प्रधान के पास जा रही हैं तो प्रधान आपसे बोल रहा है कि आपको किसने बताया कि मैंने पैसे लिए हैं, तो आप वहाँ पर ये रणनीति अपना सकते हैं कि आप उस फैमिली का नाम ना बताएं, क्योंकि अगर आपने उस फैमिली का नाम बता दिया, आप तो स्टोरी लेकर के आ जाओगे, बट उस फैमिली को उस गांव में रहना है, उस प्रधान के पास रहना है और हमेशा रहना है, तो उनके साथ क्या होगा आपको वो देखना बहुत ज़रूरी है। तो उस टाइप का आप रणनीति अपना सकते हो। रही बात क्राइम की, तो आप क्राइम को भी उस टाइप से देख सकते हो कि आप कौन सा क्राइम किस टाइप का कर रहे हो। अगर आप किसी एक्सीडेंट का ले रहे हो और उसमें पीड़ित परिवार खुल के बोल रहा है कि ये मेरे साथ हुआ है, पुलिस नहीं सुन रही है, तो वो आपका काम है कि आप उसको उठाओ। पर अगर वहाँ पर लग रहा है वो परिवार बोल रहा है कि मुझे कुछ नहीं बोलना है क्योंकि इससे मुझे खतरा है, तो फिर आप उस टाइम पर सोच सकते हो कि आपको क्या करना है। क्योंकि देखो, पत्रकार को दोनों चीज़ें ज़रूरी होती हैं। एक तो ये होता है कि जिसका आप केस कवर कर रहे हो उसकी सुरक्षा बहुत ज़रूरी होती है, प्लस आपको वो खबर भी बाहर लाना है, वो बहुत ज़रूरी होता है। तो आप उस केस को उस हिसाब से आप दिखाइए, उस हिसाब से आप बताइए कि ना तो आपको खतरा हो ना उस फैमिली को खतरा हो, और आपका काम भी बन जाए जो आपका काम है। तो ये बहुत ज़रूरी होता है, ये पूरा बैलेंस बनाना। अगर आप बिना बैलेंस के जाते हो तो कई बार आपके साथ भी हिंसा होती है,
तो हिंसा इससे याद आया कि हम एक बारी कवर करने गए थे और हम कोई दूसरी स्टोरी करने गए थे, बट हम लोग एज अ कैमरा लिए थे, तो हम पहाड़ में चले गए कि हम यहाँ का फ़ोटो ले लेते हैं। जैसे ही पता चला, क्योंकि पहाड़ों में कैमरा होते हैं, जैसे ही पता चला कि हम लोग फ़ोटो ले रहे हैं, लोगों ने हमें घेर लिया। मुनीम आ गए, वहाँ के लोग आ गए जो थोड़ा सा देख रेख होते हैं, आ गए, उन्होंने घेर लिया, हमारा कैमरा छीनने की भी कोशिश की। हमने उनको बहुत प्यार से समझाया कि हम सिर्फ इसको देखने के लिए ले रहे हैं कि पहाड़ कैसा है, कितना सुंदर है, किस टाइप से लोग काम करते हैं, ना कि हम आपको अनलीगल दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि आप अनलीगल कर रहे हो। तो वो टाइम पर आपको खुद सोचना है कि आपको करना क्या है। और ये कोई एक दिन या अचानक से नहीं, मतलब कोई प्लानिंग नहीं होती, कभी भी आपको किसी भी टाइम पर कुछ भी हो सकता है। तो आपको उसके लिए तैयार रहना पड़ेगा, और रहना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप सुरक्षित नहीं हो तो फिर बाकी लोगों को आप कैसे सुरक्षित कर सकते हो। तो इन रणनीतियों के साथ काम करना बहुत ज़रूरी है। और क्योंकि आपने महोबा में अगर शुरुआत की अपने पत्रकारिता के करियर की, तो उससे पहले आपके लिए पत्रकारिता क्या थी, और आपने कैसे समझाया कि जब आपने शुरुआत की तो आपने समझाया कैसे इस काम को कि आप जो करने जा रहे हो अपने आसपास वालों को? क्योंकि जितना मुझे पता है कि ग्रामीण पत्रकारिता हो या खबर लहरिया का काम हो, वो अपने आप में अपने आप में एक क्रांति है। तो वो आपने कैसे, आपके रोज़मर्रा में, आपके घर की चार दीवारों के अंदर आपने बोला क्या, और आपके लिए उससे पहले पत्रकारिता थी क्या? सुनते थे कि वहाँ पर बाढ़ आ गए, वहाँ पर एक्सीडेंट हो गया, वहाँ पर ये हो गया, वहाँ पर वो हो गया, तो सिर्फ सुनते थे। या कभी ज़माने में कोई अखबार या किसी चीज़ में कुछ लिफाफे में नहीं आ जाता है, तो उसको पढ़ते थे, अच्छा ये क्या घटना है, क्या खबर है, क्या लिखा हुआ है। तो जब भी मैं कुछ झाड़ू वाड़ू करती थी और मुझे कुछ भी पेपर मिल जाता था, छोटा सा भी टुकड़ा मिल जाता था, तो मैं उसको पढ़ती थी बैठ करके कि ये है क्या चीज़। इस टाइप से पता था कि ये अखबार है, ये न्यूज़ है, और ये है। तो 2012 में जब मैं केल में जुड़ी, तो मुझे नहीं पता था कि, और मुझे जब खबर लहरिया का पेपर मिला तो मैं भी ये सोच में पड़ गई कि ये कौन सा पेपर है और बुंदेली भाषा में कौन सा पेपर होता है। क्योंकि जो हमारी सोच है, जो हमारा थीम है, हमारा तो वही है कि पुरुष पत्रकार, एक पैंट सूट, इंग्लिश लैंग्वेज, कैमरा, गाड़ी, और वो हिंदी लैंग्वेज, वो कठिन वाली भाषा। तो हमारे दिमाग में तो वही था। तो मैंने भी सोचा कि ये क्या न्यूज़पेपर है जिसमें बड़े बड़े अक्षरों में बुंदेली भाषा लिखी है। बट एक मुझे मौका मिला, क्योंकि मुझे मौके की बहुत तलाश थी। मुझे बचपन से शौक था कि मैं बाहर निकल के कुछ करूं, तो कुछ और ना करूं, सिर्फ मैं पुलिस बनूं। क्योंकि पुलिस हर लोगों के बीच में होती है, वो रात में घूमती है, उनका ड्रेस बहुत पुरुषों वाला होता है, किसी से भी वो जा कर के बात करने लगती हैं, किसी को भी वो रोक लेती हैं। तो उस टाइप का मुझे वो बहुत शौक था। तो जब मैं इस क्षेत्र में, मुझे पत्रकारिता का जो ऑप्शन मिला, जब मैं इसमें चुनी गई, सिलेक्शन हुआ मेरा, तो क्योंकि जो पुलिस के साथ था उससे कहीं ज़्यादा बढ़ के था मेरे साथ। पुलिस से ज़्यादा मेरा पत्रकारिता का पावर था कि मैं अगर थाने में जा रही हूँ तो मुझे कुर्सी मिल रही है बैठने के लिए, लोग मुझे सम्मान दे रहे हैं क्योंकि एक पत्रकार हूँ मैं। तो वो मुझे बहुत बहुत अच्छा लगा कि मैं डीएम के पास जा रही हूँ, जिसको हम सिर्फ सुना करते थे, देखा नहीं है कभी, मैं उसके सामने बैठ के सवाल जवाब कर रही हूँ, या मैं विधायक का इंटरव्यू कर रही हूँ, सांसद। तो वो मुझे बहुत बहुत ऐसे दिल में छू गया कि यार ये तो बहुत अच्छी चीज़ है। जहाँ पर लोग घर में नहीं बोलने दे रहे हैं, बड़ों के सामने नहीं बैठने दे रहे हैं, वो मुझे इन सब लोगों के सामने बैठ करके मैं उनसे सवाल जवाब पूछ रही हूँ, बहस कर रही हूँ। तो तब मैंने जाना कि ये होती है पत्रकारिता। जब मैं खुद इस क्षेत्र में आई, मैंने खुद उस चीज़ को महसूस किया, तब मुझे पता चला कि अच्छा ये भी पत्रकारिता है, ये भी एक चीज़ है जो हम कर सकते हैं। फिर जो आपने पूछा कि आप चार दीवारी के अंदर में आपने बोला क्या, ये बहुत बहुत मुश्किल था, इतना आसान नहीं था मेरा ये 12 साल गुजारना केल में। जब शुरुआती टाइम था और जब मैं सिर्फ इंटरव्यू के लिए गई थी और कुछ लोगों को ऐसे पता चल गया, तो लोगों ने तो ये बता दिया कि अच्छा उसकी तो नौकरी लग गई, नौकरी लग गई, नौकरी लग गई। बट क्या नौकरी, किसी को बस वो नौकरी लग गई, तो ये था। फिर
जब मैं फील्ड में जाने लगी तो क्योंकि जो खबर लहरिया का काम है वो बहुत ग्रामीण है, बहुत ग्रास रूट का है। शौचालय, नाले, खड़ंजा, ऐसी खबरें उसमें आया करती थी न्यूज़ के हमारे अखबार के प्रिंट के टाइम पर। कस्बा से अलग कूड़ादान नहीं है, गंदगी फैली हुई है, मच्छर हैं, तो इस टाइप की स्टोरियाँ हुआ करती थी। तो क्योंकि ग्रामीण एरिया के गांव थोड़ी दूर होते हैं और साधन चलते नहीं हैं क्योंकि रास्ताएं नहीं होती हैं, तो पैदल जाना होता था। तो कई बार हमारे साथ ऐसे होता था कि हम सुबह 7 बजे निकल गए, रात में आ रहे हैं 8 बजे। तो लोगों ने बहुत अलग अलग तरह की बातें बनाना शुरू कर दी, गांव गांव घूमती रहती है, पता नहीं देर रात कहाँ रहती है। फिर जब थोड़ी और हुआ तो क्योंकि पहचान बढ़ी, तो जो बाकी के लोग थे, जो बाकी के पत्रकार थे जो पहचान रहे थे, उनके साथ कहीं गुमटे में बैठ के चाय पी रहे हैं या किसी चीज़ को लेकर कोई केस हो गया उसके बारे में खड़े होकर बात कर रहे हैं, तो लोगों ने देखा कि अच्छा वो उसके साथ बात कर रही है, तो बातें बनाना शुरू हो गई। यहाँ तक कि मेरी फैमिली ने भी बोलना स्टार्ट कर दिया कि रात में मत आया करो, इतनी लेट मत किया करो, इतनी दूर मत जाया करो। तो बहुत टाइम लगा फैमिली को समझाना। तो मोहल्ले वालों को तो नहीं मैंने समझाया, मैं सिर्फ अपनी फैमिली को समझाती थी कि अगर आपको मेरे ऊपर विश्वास है तो सब कुछ है, अगर आपको विश्वास नहीं है तो फिर कुछ नहीं है। तो मेरी मम्मी ने मेरा बहुत सपोर्ट किया। मेरे पापा नहीं चाहते थे कि मैं ये सब काम करूं, बाहर जाऊं, बट मेरी मम्मी ने सपोर्ट किया क्योंकि मैंने बहुत कम पढ़ाई की थी, 5 तक मैंने पढ़ाई की थी। फिर मैं माइनिंग में काम करने लगी थी, जैसे मैं बता रही थी। उसके बाद फिर मैं माइनिंग में काम करते करते मैंने अपनी 8 तक पढ़ाई नहीं की, फिर मैंने 9th और हाई स्कूल किया प्लस माइनिंग में काम करते हुए। और हाई स्कूल के बाद जब मैं केएल में ज्वाइन की तो वहाँ से जब मुझे थोड़ा सा मेरा महीना मिलने लगा तो मैं अपनी पढ़ाई पे यूज करने लगी। तो जब मैं पढ़ने, तो 10वीं थी जब मैं केएल में जुड़ी थी, तो मेरी मम्मी ने बोला कि अगर आपने पढ़ाया है तो उसे बाहर निकालिए, क्योंकि भले ही ये प्राइवेट जॉब है, क्योंकि लोगों को ये बहुत ऑप्शन होता है कि ये तो प्राइवेट जॉब है, ये तो प्राइवेट नौकरी है। तो मम्मी ने बोला कि अगर गवर्नमेंट जॉब भी होगी या कोई भी नौकरी होगी तो बाहर तो जाना ही पड़ेगा, बिना बाहर जाए तो नहीं वो कुछ काम कर सकती है, और अगर वो कर रही है तो उसको करने दीजिए। तो मेरी मम्मी का बहुत सपोर्ट था। तो फिर धीरे धीरे फैमिली से सपोर्ट मिलने लगा। और फिर जब ये होता है ना कि फैमिली जब आपका सपोर्ट करने लगती है, पड़ोसियों को वो जब सुनाने लगती है, मतलब उसके बदले का जवाब देने लगती है, तो फिर लोग चुप होने लगते हैं। तो वो था धीरे धीरे जब पहचान बढ़ी, लोगों को पता चला, पुलिस से जब मिले, लोगों से हमारे कांटेक्ट थे, जब लोगों ने देखा कि अच्छा पुलिस से बात कर रही है, या कभी रास्ते में आते जाते पुलिस वाले नमस्ते कर रहे हैं, तो लोगों ने देखा। तो फिर वो धीरे धीरे एक टाइम होता है ना कि वही लोग जो आपको नीचे गिराना चाह रहे थे फिर वही बोलते हैं कि अच्छा हमें तो पता था कि आपके अंदर बहुत हुनर है। तो अब आप जब आपको ये सारी चीज़ें पता चलने लगती हैं तो एक पावर फील होती है, महसूस होती है, ये सत्ता है। और जैसे हम बार बार कहते हैं कि सत्ता को भी एक ही ढांचे में नहीं देख सकते हैं, तो आपने अपने काम के ज़रिए, अपनी अब तक की ज़िंदगी के ज़रिए 12-15 सालों में पावर की क्या समझ बनाई है? जब मैं कोई स्टोरी को कवर करती थी और उसमें प्रधान बाइट नहीं देता था या अधिकारी बाइट नहीं देता था, तो हम लोग क्या करते हैं एज अ पत्रकार कि हम अपना P2C उसमें लगाते हैं कि इस प्रधान ने क्या बोला है या इस अधिकारी ने क्या बोला है। तो वो क्योंकि वो मेरा पावर है कि मैं ये कर सकती हूँ, ये मुझे बताना जरूरी है, केस को दिखाना, तो वो मैं एज अ अपनी टिप्पणी दे करके उसको मैं देती हूँ क्योंकि वो मेरा पावर है, मैं ये कर सकती हूँ, तो वो एक पावर है। अगर किसी गरीब को पेंशन नहीं मिल रही है, किसी महिला को, या किसी महिला की FIR दर्ज नहीं हो रही है जिसके साथ हिंसा हुई है, तो अगर उसमें मेरे कवर करने से, मेरे सवाल जवाब करने से अगर उसकी FIR हो जाती है, वो भी एक पावर है। तो इस टाइप के बहुत बहुत चीज़ों को आप अलग अलग चीज़ों से देख सकते हैं, अलग अलग नज़रिए से देख सकते हैं। P2C क्या होता है? P2C ये होता है कि जब आप एक खबर होती है तो एक होता है इंटरव्यू, पीस टू कैमरा जिसको बोलते हैं, कि जो रिपोर्टर होता है वो अपना खुद का फेस में रह करके वो टिप्पणी करता है कि वो इस मौके पर है, उसने इस अधिकारी से बात करने की कोशिश की बट उसने कुछ नहीं बताया या उसने गलत तरीके से जवाब दिया, और इसका रिजल्ट ये है कि FIR नहीं हो रही है, पुलिस कह रही है कंप्लेन नहीं आई है, बट मेरे पास ये FIR की एप्लीकेशन है, मतलब दरखास्त की एप्लीकेशन है जो पीड़िता देने गई है। तो उस टाइप से वो आप अपना ओपिनियन बता सकते हो कि आपने पूरे केस में क्या देखा है, आपको क्या महसूस हो रहा है, आपको क्या लग रहा है, और फिर वो खबर के साथ में एडिट होता है। तो सबसे पहले आपका ओपिनियन जाता है, फिर उसका इंटरव्यू पीड़िता का जाता है, तो उस टाइप से। सुनीता, अभी आप
और लोगों के साथ काम कर रहे हो जो खुद पत्रकार बनना चाह रहे हैं, आप उसके बारे में थोड़ा हमें बता सकते हो? और वो काम करने का, ये काम का क्या रोल है पत्रकारिता में, सिखाना, उसका क्या रोल है? तो आप उसके बारे में अगर हमें थोड़ा बता सकते हो, जो काम जैसे चंबल एकेडमी कर रही है और उसमें आपकी क्या सीख रही है उस सिखाने के प्रोसेस में। ओके, सो चंबल एकेडमी क्योंकि हमने 2021 में शुरुआत की थी, और जो चंबल एकेडमी की शुरुआत है वो हमने सीखा, जो मैंने फील्ड में सीखा, वो हमने पूरा अपने आरमोजो कोर्स में डाला है। जो हमारी कभी ट्रेनिंग होती थी हमने उसको ऑनलाइन बनाया है। तो हम सबको पत्रकार तो नहीं बनाना चाहते, या हर कोई नहीं बनना चाहता है। क्यों बनेगा हर कोई पत्रकार? क्यों उसको लग रहा है कि उसको बनना चाहिए? क्योंकि उसे और भी प्लेटफॉर्म में जाना है। पर हमारी कोशिश ये होती है कि वो अपने आसपास की चीज़ों को समझे, उसको जाने, उसके बारे में आवाज़ उठाए। तो बहुत जितने भी हमारे अभी तक में फेलोशिप या अभी तक में जो ट्रेनिंग प्रोग्राम हुए हैं, बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ें निकल के आई हैं कि लोगों ने बोला है कि उसके घर में ये जो जेंडर वाली चीज़ें होती हैं ना, भाई को दूध मिल रहा है, फल मिल रहा है, बट उसे नहीं मिल रहा है। भाई घूमने जा रहा है बट उसे नहीं बाहर निकला जा रहा है। छोटा सा भाई है 5 साल का, बट अगर वो 10 साल की या 15 साल की बहन है तो वो उसको लेकर के बाजार जा रही है। वो क्या मदद करेगा? पर वो भाई है क्योंकि। तो उस टाइप की चीज़ें निकल के आ रही हैं, जो लोगों को पहले लगता था ये कॉमन है, बट इस कोर्स के पढ़ने के बाद ये चीज़ें निकल के आ रही हैं। कई सारे हमें ऐसे एक हमारी और ऐसी स्टोरी थी कि हमारी एक बैच था जिसमें एक लड़की थी, और उसने अपनी उस कोर्स को पढ़ने के बाद, क्योंकि हमारा एक मॉड्यूल पूरा जेंडर और जाति और उसका है, तो उसने बोला था कि जब वो पढ़ाई करती थी स्कूल में, वो कबड्डी की बहुत अच्छी खिलाड़ी थी, और उसने अपनी पूरी टीम तैयार की थी 12 लोगों की। पर उसमें क्या क्योंकि वो छोटी कास्ट की थी, तो उसको कोच से निकाल दिया गया, उसको नहीं खेलने को मिला, उसको ही हटा दिया गया। तो उसको अभी पता चला कि अच्छा ये मेरे साथ इसलिए हुआ है क्योंकि मेरी जो कास्ट है वो छोटी कास्ट है, मैं बड़ी अपर कास्ट से नहीं आ रही हूँ। तो तब उसने ये रियलाइज किया, तो वो हमने आर्टिकल में लिखा, और फिर उसको हमें लाडी अवार्ड भी मिला था उस आर्टिकल के लिए। तो इस टाइप की चीज़ें, तो हमारा उद्देश्य यही है कि जो लोगों के आसपास हो रहा है, लोग उसको एक देखें, कुछ गलत हो रहा है उसके बारे में आवाज़ उठाएं, उसके बारे में बोलें, उनको पता चले कि ये गलत है, ये नहीं होना चाहिए, इसका मतलब ये है। सो हमारा मेन मकसद यही होता है। बट एज अ जो रिपोर्टर बनना चाहते हैं, मैं उनके लिए बस यही कहना चाहूँगी, क्योंकि ये क्षेत्र महिलाओं का माना नहीं जाता, बट आपको यहाँ पर आना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब तक आप नहीं आओगे आपकी चीज़ें किसी को नहीं पता होंगे। बहुत छोटी सी बात मैं कर रही हूँ, अगर आप पानी की खबर या सड़क की खबर की बात करो, पानी की ही ले लो उदाहरण के लिए। एक आदमी सुबह उठ करके नहा करके काम करने चला जाता है, जो महिला होती है वो दिन भर में कितने ड्राम पानी भरती है, कितनी बारी, कितनी दूरी से जाती है, वो कौन बेहतर बता पाएगा? वो कितनी धूप में उसके कैसे पैर जलते हैं, उसकी स्किन कैसे जल रही है, वो कौन बता पाएगा? पुरुष तो उठता है, नहाता है, चला जाता है। महिला दिन भर खाने के लिए पानी लाती है, नहाने के लिए पानी लाती है, कपड़े धुलने के लिए पानी लाती है, जानवरों के लिए पानी लाती है। ये उससे बेहतर कौन बताएगा? आप पुरुषों से बात करोगे, वो बता देगा कि हाँ पानी की समस्या है, 10 किलोमीटर जाना पड़ता है, दिन भर लाते हैं पानी। पर महिला कितनी बारी जाती है, उसको कितने तकलीफ होती है, कितना दर्द सहती है, कितनी थक जाती है, वो कौन बताएगा? कैसे पता चलेगा आपको? तो इसलिए इस क्षेत्र में महिलाओं का होना बहुत ज़रूरी है, बहुत बहुत ज़रूरी है। ये बहुत अमेजिंग बात है कि आपने ये नहीं कहा कि आप, जैसे आपने ऐसी बात नहीं की कि आपको पत्रकारिता में आना है, ABCD ये सब कीजिए। आपने कहा कि फील्ड को आपकी ज़रूरत है, इस पूरे फील्ड को आप और महिलाओं की ज़रूरत है। तो एक तरीके से ये भी कि ये एक ऐसा फील्ड है जिसमें इतनी कम महिलाएं हैं कि आप आओ, आपकी इनफैक्ट हम काफ़ी स्टोरीज नहीं कर पा रहे हैं, हमें काफ़ी चीज़ें नहीं पता बिकॉज आप नहीं हो यहाँ। और ये भी सुनीता, ये कितना इंटरेस्टिंग है जिस तरह से आप फील्ड को खोलती हैं और आप उसमें अपने उदाहरण, अपनी जी हुई ज़िंदगी, उसको आप लेकर आती हैं। और आप सभी लड़कियों को भी वही कह रही हैं जो चंबल एकेडमी में आ रहे हैं कि आप अपनी ज़िंदगियों को इसमें लेकर आओ और उसको खोलना सीखो। तो इसका कोई एक करिकुलम तो होता नहीं है। तो आप अपने क्लासेस में सिखाते क्या हो, बोलते क्या हो, कंडक्ट क्या करते हो?
जैसे आप देख रहे हो कि मैंने बहुत टाइम फील्ड में बिताया है, बहुत टाइम। और क्योंकि उस एरिया से मैं हूँ, और जो हमारे स्टूडेंट होते हैं वो उस एरिया के होते हैं, उस जगह के होते हैं जहाँ से मैं हूँ। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि महोबा से या बांदा से या चित्रकूट से हैं, बट जो भी स्टूडेंट होते हैं वो कानपुर से हो, जालौन से हो, उरई से हो, बिहार से हो, छत्तीसगढ़ से हो, हरियाणा, बट वो उनका जो एरिया होता है वो ग्रामीण होता है, वो रूरल होता है, जो कॉमन है। मुझे ये पता है कि अगर मेरे यहाँ ये चीज़ है, क्योंकि वो महिला है, तो वहाँ पर भी वो चीज़ है। मैं उन लड़कियों को बहुत अच्छे से समझती हूँ। जब हमारी बात होती है तो वो चीज़ें बहुत आसानी से निकल के आती हैं, क्योंकि हम सीधा उनकी कहानी नहीं सुनते हैं, हम अपनी कहानी बताते हैं उनको कि हमारे साथ क्या हुआ है, हमने क्या देखा है, हमने क्या फील किया है। और जब हम अपनी कहानी बताते हैं तो फिर उन्हें लगता है कि ये तो मेरी कहानी है, ये तो मेरी जर्नी है। फिर वो धीरे 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 वो चीज़ें खुल के आती हैं। तो सुनीता, आप फील्ड पर जाती हैं, आप इतने लोगों की सुनती हैं, इतने लोगों से सवाल जवाब करती हैं, इतने लोग आपसे सब शेयर करते हैं, वो कौन से कुछ सवाल हैं जो आपके साथ रह गए हैं, जिनके बारे में शायद आप अभी भी सोच रही हैं, सोचती हैं, या उनका सामना करना पड़ता है? फील्ड में बहुत बारी हुआ है यार, ये तो बहुत कॉमन था हमारी, क्योंकि शादी हुई नहीं थी, हम सिंगल जाते थे फील्ड में, तो लोग हमसे पूछते थे आपकी शादी हो गई? हम कहते थे नहीं। आपके माँ बाप ने ऐसे अकेले भेज दिया, कोई नहीं आपके साथ आया है, आप ऐसे फील्ड में अकेले घूमते हैं, शायद कुछ हो जाए तो। फिर धीरे धीरे बहुत टाइम बीता, हमें लगा कि ये तो बहुत गलत निगेटिव जा रहा है, लोग ऐसे बोल रहे हैं। फिर हमने क्या किया कि हमने खुद अपना पहनावा, जैसे पैरों में जूती पहन लेना, माथे में बिंदी लगा लेना, ताकि लोगों को लगे कि यही एक सेंटेंस है शादी के। तो जब हम फील्ड में फिर जाने लगे, बेटी आपकी बस शादी हो गई? हाँ हो गई है हमारी शादी। अच्छा फिर तो ठीक है। लड़का क्या करता है? करते हैं वो कुछ अपना काम करते हैं। तो इस टाइप के बहुत चीज़ें निकल के आई हैं, बहुत बारी हुआ है। सिर्फ फील्ड में नहीं, हमारे एज जो आसपास के जो पुरुष पत्रकार होते हैं, उन्होंने बहुत बारी हमसे बोला है। मुझसे तो एक अधिकारी ने भी मुझसे पूछा था आपकी शादी हो गई? मैंने कहा हाँ हो गई है। बोले क्या करते हैं? काम करते हैं, वो अपना धंधा करते हैं, हम अपना काम करते हैं। तो सिर्फ लोग नहीं, आसपास के लोग नहीं, एज एक सीनियर अधिकारी था जिसने हमसे ये चीज़ पूछी थी, जबकि कोई मतलब नहीं है, हम आपसे जो पूछ रहे हैं आप उसका जवाब दीजिए। आप हमारी पर्सनल ज़िंदगी में बहुत लोग घुसना चाहते हैं, बहुत लोग जानना चाहते हैं, जिसके बारे में आप जवाब लेने गए हो उसको आप वो लोग इग्नोर करना चाहते हैं, वो आपकी पर्सनल लाइफ में घुस के बहुत इंटरेस्ट रखते हैं। तो ये होता है और ये बहुत कॉमन है, जैसे हम बता रहे हैं ना, बहुत कॉमन है। और ये सारी चीज़ें हमें झेलनी पड़ती हैं, क्योंकि हमें हर रोज़ उनके साथ बात करना, हर रोज़ हमें उनसे मिलना है। अगर हमने उनसे लड़ाई कर ली, हमने उससे बहस कर ली, कल के दिन वो हमें नहीं बताएंगे, हमें नहीं जवाबदेही देंगे, हमें नहीं उसके बारे में पता होगा, फिर हम कहाँ जाएंगे? तो ये बैलेंस बना के रखना हमारे लिए बहुत ज़रूरी होता है, और हम करते हैं, हमें करना पड़ता है। लोग कास्ट के बारे में बहुत पूछते हैं, आप कौन सी कास्ट के हो? फिर हमें ये बोलना पड़ता था कि आप कौन से कास्ट के हो? उसने बोला कि हम पंडित है, तो हम भी बोल देते थे पंडित है। उसने बोला कि हम ये जाति से हैं, हमने बोल दिया ये जाति से। ये सुरक्षा, डर और इन सब की भाषा से एक दूसरी चीज़ पे आते हैं, जो आप बता सकते हो कि ये शब्द आपके लिए कैसे वर्क करता है हर आपके रोज़मर्रा पत्रकारिता में। तो आपके काम में आप इतने सालों से करते आए हो, आपको मज़ा कौन से पार्ट में आता है? कौन सा पार्ट आपके काम का ऐसा है जो आपको सच में मज़ा आता है? मुझे सच में क्राइम रिपोर्टिंग करने में बहुत मज़ा आता है, क्योंकि वहाँ पर बहुत भीड़ होती है, वहाँ पर बहुत पुलिस होती है, वहाँ पर बहुत बड़े बड़े लोग होते हैं, जिनके बीच में हम जाके उनसे सवाल पूछते हैं, उस चीज़ को हम देखते हैं, टटोलते हैं, और वो समझने के बाद हम फिर अलग से सवाल जवाब करते हैं। जब पुलिस उसको छुपाने की कोशिश करती है, तो हम उसको उधेड़ने की कोशिश करते हैं कि नहीं ये तो ऐसे नहीं, ऐसा है, नहीं वो फैमिली तो ऐसे बोल रहे थे। तो इस चीज़ में मुझे बहुत मज़ा आता है। एक तो ये कि मेरी खुद की भी पहचान बन रही है कि मैं इतने लोगों के बीच में, जहाँ पर हज़ारों हज़ारों सिर्फ आदमी हैं, वहाँ पर एज सिर्फ मैं एक महिला पत्रकार हूँ। वो लोग देख रहे हैं तो मुझे पहचान रहे हैं कि ये पत्रकार है। दूसरा ये कि जो आप छुपा रहे हो उसको मैं निकाल रही हूँ। तो मुझे, क्योंकि मैंने पहले भी बताया, मुझे बहस करने में बहुत मज़ा आता है, किसी के साथ भी, किसी भी चीज़ को लेकर के। तो वो करने में मुझे बहुत मज़ा आता था, जो क्राइम के साथ बहुत होता है।
ज़्यादातर केसों को, क्योंकि क्राइम के जो केस होते हैं ज़्यादातर दबाने की कोशिश की जाती है, तो उनमें मुझे बहस करने में बहुत मज़ा, तो इसलिए मुझे ये बहुत बहुत पसंद था, मुझे बहुत मज़ा आता था। अब तक का आप जितना भी सफ़र रहा है, आपने ऑलरेडी कहा कि आप यंग पत्रकार को क्या कहना चाहते हैं, तो इसलिए हम उससे ख़त्म नहीं करेंगे। लेकिन मैं ये पूछना चाह रही थी कि आपकी पर्सनल लाइफ, प्रोफेशनल लाइफ, आप क्या काम कर रहे थे, आप क्या फील्ड में आए, ये सबको अगर समेट के कुछ शब्दों में आपको सुनीता कौन है ये बताना हो तो आप क्या बोलेंगी? ये तो बहुत बहुत मुश्किल है कि कम वर्डों में अपने आप को बता पाना या अपने आप को समेट पाना, क्योंकि लाइफ में बहुत उतार चढ़ाव हुए। तो एक ये कह सकते हैं कि एक चट्टान है, एक नदी है, जो नदी चट्टानों से टकराती है पर वो आगे निकल जाती है, बस वो बह रही है, चट्टानें आ रही हैं, पत्थर आ रहे हैं, वो बहती जा रही है, शायद अपने लक्ष्य तक पहुंच रही है। आई थिंक यही कहूँगी, क्योंकि इतने सफ़र को और इतनी सारी चीज़ों को एक वर्ड में बताना बहुत मुश्किल होता है। हाँ, क्योंकि कई तरह की ज़िंदगी मैंने जी हैं। एक मैंने फैमिली के साथ में माइनिंग का काम किया, वो एक अलग लाइफ थी मेरी। जब मैं पत्रकारिता के क्षेत्र में आई, वो मेरी अलग लाइफ थी। जब मेरी शादी हुई, उसमें एक अलग तरह का उतार चढ़ाव और वो अलग लाइफ है। उसके बाद मैं माँ बनी वो भी एक अलग तरह की लाइफ है। तो बहुत डिफरेंट है, बहुत चीज़ें हैं। बस ये है कि हो रहा है, हम निकल रहे हैं, बस हो रहा है, हम निकल रहे हैं। आई थिंक इट्स अ वेरी ब्यूटिफुल मेटाफर सुनीता। आपके मैं अगर विमेन क्राइम रिपोर्टर्स को इंटरव्यू करने की ये जर्नी को भी अगर देखूं तो वो आपने इस मेटाफर में बहुत अच्छे से समेटी है कि क्या बह रहा है, क्या क्या बोलते हैं, चट्टान, क्या चट्टान है, क्या बह रहा है, कहाँ रुकना है, कहाँ रुक के थोड़ी देर कुछ देखना है, क्या वो जो बह रहा है उसमें क्या नहीं दिख रहा है, वो आप सभी लोगों ने हमको धीरे 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 बारीकी से खोल के एटलीस्ट इस बातचीत में रखने की कोशिश की है। एंड आई एम श्योर इसमें कितने सालों का काम है जो आप इसको इस तरीके से खोल पाई और याद करके हमें बता पाई। सो थैंक यू सो मच फॉर दैट। थैंक यू सो मच। और मुझे ये भी लगता है कि आपने जिस तरीके से बताया कि कितनी कुछ लोगों की कितनी छोटी सोच होती है। आई थिंक पितृसत्ता में अजम्पशन का बड़ा रोल होता है, अज्यूम कर लेते हैं कि लेबल लगा लेते हैं। आई थिंक पितृसत्ता जिज्ञासा का दुश्मन है, और क्योंकि पत्रकारिता जिज्ञासा में रूटेड है तो इसलिए अच्छी पत्रकारिता के बारे में और किस तरीके से अच्छे सवाल पूछना, एक जिज्ञासा से किसी भी प्लेस पे जाना, चाहे वो पुलिस स्टेशन हो, घटनास्थल हो, कोई भी जगह हो, तो मेरे लिए वो आपके बातचीत से तो खुला ही है, बस पूरी सीरीज से खुला है। थैंक यू कि मैं ये सब चीज़ों के जवाब दे पाई। जूही, मैं तुमसे पूछना चाहती हूँ कि एक वर्ड, इफ़ यू कैन डिस्क्राइब योर फीलिंग इन वन वर्ड, कि तुम क्या महसूस कर रही हो? रिलीफ। Oof. I felt it too. This is the longest pause you have ever taken in responding. I think what I've been feeling जब मैं आ रही थी, heartbeats. I think this show has been heartbeats for us. बहुत मज़ेदार जर्नी रही है, सोचना कि किन से बात करेंगे, क्या निकलेगा। बहुत आसानी से हमने कह दिया कि हम तो सवाल पूछेंगे, लेकिन हमें भी नहीं पता होते थे कि सवाल बनेंगे कैसे या इनका रूट क्या होगा। So thank you Juhi for being a part of this journey. थैंक यू माधुरी। आई थिंक सवाल पूछना तो हमने सोच के रखे थे, सवाल ला के रखे थे, पर जवाबों को सुनने का जो प्रोसेस रहा है, जो सब पत्रकारों ने हमें इतनी सारी बातें कही हैं, वो आई थिंक सबसे वो रस है, पूरे शो का वो ही रस है, उनकी जवाबों को सुनना। That is so true. And on this note, a big shout out to our editors जिन्होंने इस आइडिया को सजेस्ट किया था, शबानी, दीप्ता एंड निशा। एंड अ बिग शाउट आउट टू द टीम जो बैक एंड इतना सारा काम करती रहती है, चाहे वो पैकेजिंग हो, डिस्क्रिप्शन हो, सोशल मीडिया के क्लिप्स बनाना हो, कवर इमेज बनाना हो। एंड आवर टीम इज रुचिका, शिवम, गुरलीन, सुमन, सादिया, बड़ी आस्था, छोटी आस्था, कुलसुम, सामिया।
इससे हम समाप्त करते हैं एफ रेटेड इंटरव्यूज के सीजन 1 को। ये सीजन द थर्ड आई के अपराध संस्करण यानी कि क्राइम एडिशन का हिस्सा था। इस संस्करण की और कहानियों को पढ़ने और देखने के लिए आप हमारी वेबसाइट पर आ सकते हैं, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में है। जल्द आएंगे एक नए सीजन और ढेर सारे नए सवालों के साथ, और खोलेंगे काम को नारीवादी नज़रिए से।